नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ब्रिटेन में जो नई सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके आखिर नतीजों के मायने क्या हैं, इस खबर पे देश दुनिया भर में चर्चा चल रही है। इस खबर को आपको दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बात करेंगे रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता के बढ़ते कदम में कौन से प्रतिमान को भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत छुआ है, इस खबर पर चर्चा भी करेंगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे देश भर में मौसम के मिजाज, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के भी हालात है, उस खबर पे होगी पूरी चर्चा। साथ ही साथ होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल, रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। प्रधानमंत्री ने की सराहना। रक्षा मंत्री ने भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा। 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदम्य साहस और वीरता के लिए रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के पहले चरण में प्रदान किए 36 वीरता पुरस्कार, जिसमें 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य लोग हुए शामिल। असम में बाढ़ से हाल बेहाल, मुख्यमंत्री ने की प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया गया जारी। हिमाचल प्रदेश में कई सड़कों पर यातायात हुआ प्रभावित। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीता आम चुनाव, कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त। कीर स्टारमर होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का लगातार कर रहे हैं उत्साहवर्धन। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से आज की मुलाकात। कल T20 विश्व कप विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने जीत से जुड़े कई अनुभव किए थे साझा। आज सामने आया पूरा वीडियो। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया पहल की वजह से भारत ने रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। 2023-24 में रक्षा उत्पादन ने 1.26 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जो पिछले साल से करीब 17% ज्यादा है। भारत की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की है और भारत की बढ़ती क्षमताओं के द्वारा जल्द ही इस क्षेत्र में और नए बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की संभावना व्यक्त की है। रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपए था। Defense manufacturing in India has gone up by about 16.8%, and that's approximately about 1,26,888 crores. We are hoping to achieve a target of almost 1,75,000 crores. Atmanirbharta, followed by Make in India, has actually made India into a global defense manufacturing hub, which has led to exporting about $2.63 billion, something which one could never ever dream of. प्रधानमंत्री ने 2023-2024 में रक्षा उत्पादन में भारत की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, बहुत ही उत्साहजनक विकास। उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है।
हम अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अनुरूप वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारा सुरक्षा तंत्र बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि पर कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम वर्ष दर वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। रक्षा उत्पादन को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए डीपीएसयू, रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित संपूर्ण रक्षा उद्योग को बधाई। सरकार भारत को अग्रणी वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023-2024 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य में डीपीएसयू और अन्य पीएसयू द्वारा लगभग 79.2% और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8% का योगदान किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों और व्यापार करने में आसानी से जुड़े कदमों के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन की समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान रक्षा निर्यात ने 21,083 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष ये आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए का था। पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ता रहा है और इसमें 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मेक इन इंडिया पहल का किस प्रकार से देश को लाभ मिल रहा है रक्षा के क्षेत्र में, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से आंकड़ों के नजरिए से समझाते हैं कि आखिर आज की बड़ी खबर क्या है। मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम के तहत अगर बात की जाए 2023-24 में रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ पहुंच गया है। ये अपने आप में अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। इस ऊंचाई को देश ने पहली बार छुआ है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 17% बढ़ोतरी है। तो 2019-20 के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये 60% वृद्धि दिखाता है। यानी कि बीते कुछ वर्षों में निरंतरता के साथ तेज गति दिखाई पड़ रही है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में। भारत की इस पहल पर दिखाई पड़ रहा है। कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के योगदान की अगर बात की जाए तो लगभग 80% के आसपास है। तो 20% निजी क्षेत्र का भी योगदान है, क्योंकि रक्षा उत्पादन में देश ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि निजी क्षेत्र को भी मौका मिलता है। उस लिहाज से करीब 20% योगदान निजी क्षेत्र का भी है। तो 80% से ज्यादा योगदान सरकारी क्षेत्र का दिखाई पड़ रहा है। रक्षा निर्यात पहुंचा 21,000 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। तो ये हम जब उत्पादन कर रहे हैं तो बड़ी मात्रा में रक्षा उत्पाद का निर्यात भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देशों को हम अपना रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं और ये भी 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले रक्षा निर्यात में करीब 32.5% की वृद्धि हुई, जबकि 2020 के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये 60% के आसपास है। यानी हर गुजरते साल के साथ में देश तेज गति से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये मेक इन इंडिया पहल का एक कारनामा कहा जा सकता है, जिस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बार चार्ट को देखिए, ये बताता है कि कैसे 2019-20 से लेकर यहां पर 2023-24 तक के आंकड़े हैं और ये लगातार दिखा रहा है कि उस समय किस प्रकार का पूरा उत्पादन के आंकड़े थे और ये लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो लगभग 1.27 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, वो लगभग 2019-20 में 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी कि एक वृद्धि लगातार दिखाई पड़ रही है और ये साल दर साल बढ़ता रहा है। और ये जो नीला हिस्सा है ये दिखाता है सरकारी जो क्षेत्र है उसका रक्षा उत्पादन में कितना योगदान है, और इसका जो लाल वाला हिस्सा है वो निजी क्षेत्र को दिखा रहा है, जो भी लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ये लगभग 80% है, लगभग 20% के आसपास है देश में जो रक्षा क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है कि कैसे साल दर साल ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगले तथ्य की ओर आगे आते हैं और आपको बताते हैं कि रक्षा निर्यात में जो बढ़ोतरी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा है, जो निर्यात है जो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं वो भी बढ़ रहा है। 2016-17 में लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास था, जो बढ़कर 2019-20 में 9,000 करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। लेकिन 2023-24 में ये 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। ये दिखाता है कि कहां से चले थे और कैसे तेज गति से हम दूसरे देशों की भी रक्षा जरूरतों को आज पूरा करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भारत की मेक इन इंडिया पहल के बढ़ते कदम दिखाता है, जहां पर देश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, तो दूसरे देशों के लिए भी हम साजो सामान तैयार कर रहे हैं। यानी दुनिया का भरोसा भारत के साजो सामान पे बढ़ रहा है।
मेक इन इंडिया के तहत क्या बड़ी पहल हुई है। 200% की लाइसेंस, रक्षा लाइसेंस में वृद्धि हुई है और स्टार्टअप्स को मौका मिला है। निजी क्षेत्र के माध्यम से जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको बड़ी तेज गति से मौका मिला है। रक्षा लाइसेंस जो है उनमें 200% की वृद्धि हुई है। अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये बढ़ोतरी हो रही। 2024-25 तक $25 अरब के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं शायद इससे कहीं ज्यादा आगे बेहतर करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के रक्षा आयातों में आई 11% की गिरावट। बीते कुछ वर्षों की बात की जाए तो जो हम दुनिया भर से अपने रक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए साजो सामान खरीदते थे उसमें 11% की कमी आई है, यानी कि विदेश पर निर्भरता हमारी कम हुई है। हमारा पैसा विदेश जाना कम हो गया और हम खुद अपने यहां उन तमाम चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। करीब 1000 के आसपास 928 रक्षा उत्पादों का आयात हमने बंद कर दिया और मेक इन इंडिया पहल के तहत हम देश में ही उसका उत्पादन कर रहे हैं और इन तमाम क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये लगभग एक सूची 4 ऐसे आई थी इनके तहत 928 उत्पादों का जारी किया गया था। रक्षा उत्पादन में एफडीआई 49% से बढ़कर 74% हो गया और कई जो सेक्टर्स है उसमें ऑटोमेटिक रूट से 100% के आसपास तक है। हालांकि सुरक्षा के मानकों का हर जगह अनुपालन किया जाता है। तो ये अपने आप में दिखाता है तमाम पॉलिसी लेवल पर भारत दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है, क्योंकि लगातार दुनिया भर की जरूरतें भी भारत पूरा कर रहा है। अगले तथ्य पे आते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। 10-10 हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ में तेज गति से काम चल रहा है। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। 14 रक्षा तकनीकों को स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियां बना रही हैं, यानी कि जो तमाम कंपनियां हैं उसके तहत स्टार्टअप को कैसे मौका मिल रहा है उस दिशा को भी ये दिखाते हैं ये आंकड़े कि कैसे देश में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ रही है। भारत 85 देशों को कर रहा है रक्षा उत्पादों का निर्यात। इसमें छोटे से लेकर बड़े जहाज भी शामिल है और तमाम प्रकार के रक्षा साजो सामान जो उन्नत किस्म के हैं वो भी शामिल है और 85 देशों की आसपास, यानी लगभग ये आंकड़ा 100 के आसपास पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। लगभग 85 से ज्यादा देशों को भारत तमाम रक्षा उत्पादों का निर्यात करता है। तो ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ है। अब जल्दी से बात करते हैं कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत क्या बड़ी चीजें अपनी रक्षा तैयारियों के लिए बना रहा है। 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष की बात की जाए तो ये भारत अपनी दम पर स्वदेश में बना रहा है, जो पहले शायद हम नहीं करते थे। अगले साजो सामान की बात करें, युद्धक टैंक अर्जुन भारत खुद अपनी क्षमताओं से बना रहा है, ये स्वदेशी हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बन रहा है। इसके अलावा कौन सी बड़ी चीज, T-90 टैंक और T-72 टैंक भी भारत अपनी खुद की तैयारियों से बना रहा है। इसमें भी हमारी निर्भरता हासिल हो गई है। अगला हम बताते हैं कि क्या बड़े साजो सामान हम बना रहे हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण हिंदुस्तान खुद अपनी दम पर कर रहा है, यानी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से न सिर्फ हम बना रहे हैं बल्कि अब तो और देश भी इस दिशा में उत्सुकता दिखा रहे हैं कि वो तेजस खरीदना चाहते हैं। चीता हेलीकॉप्टर भी भारत अपनी क्षमताओं पे बना रहा है। अगले की ओर आते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या चीज, हल्के हेलीकॉप्टर डॉर्नियर विमान भी भारत खुद बना रहा है और तमाम देश इसके लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए रुद्र हेलीकॉप्टर की, वो भी भारत अपनी दम पर खुद बना रहा है और यह स्वदेशीकरण इसका एक तरीके से हो चुका है और हम आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत इसको बना रहे हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश भी हिंदुस्तान खुद अपनी दम पर बना रहा है। यह हमारी बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगली अगर हम बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल भी भारत अपनी दम पर बना रहा है, यह भी भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, यह भी भारत अपने खुद बना रहा है और भारत अपने तरीके से आत्मनिर्भरता के बढ़ते विस्तार को दिखाता नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में तमाम वो पहल, INS विक्रांत की बात हो या और ऐसे तमाम युद्धपोत, अगला युद्धपोत भी अगर बात की जाए तो वो हम भारत तरकश की बात की जाए, विक्रांत की बात की जाए, रक्षक की बात की जाए, ये सब भारत लगभग पूरी क्षमता अपने खुद के दम पर बना रहा है। तो ये दिखाता है कि ना सिर्फ छोटी चीजें बल्कि बड़ी विस्तार वाली चीजें भी भारत अपनी दम पर खुद के लिए बना रहा है। रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ा रहा है और दुनिया को भी 85 देशों को निर्यात कर रहा है। लेकिन इसके मायने क्या हैं, इस क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता के मायने क्या है, इस विषय पे हम आगे बात भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत के बढ़ते कीर्तिमान की। इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष है रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता, ये हमारा विशेष। इस पे हम आज बात करेंगे। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर DK सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के HAL से। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा SP शुक्ला जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर सुनील जी आपसे करते हैं। भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन का जो आंकड़ा छुआ है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसको किस तरीके से देश को समझने की जरूरत है? ये बढ़ती क्षमताओं को किस तरीके से दिखाता है और भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी को कैसे बयां करता है? जैसे आप बता रहे थे, ये जो हमारी इंपोर्ट बिल है ये काफी कम हो चुकी है। ये हमारी जो प्रधानमंत्री की ये योजना है, ये आत्मनिर्भरता, इससे इतनी रिडक्शन हुई है हमारे इंपोर्ट बिल में कि 4 सालों में, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज हम इस स्तर पे आ चुके हैं कि हमारी हर साल ये ग्रोथ हो रही है। जो आज की वैल्यू है 1 लाख करीब 30,000 करोड़ तक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो PIL है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो जारी की हुई है, 5 ऐसे लिस्ट है। सो इसमें करीब 2,900 तक आइटम्स इंडिजिनाइज हो चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं और जो भी डिफेंस के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये सब देश में ही बन रहा है। बिल्कुल SP शुक्ला जी, क्योंकि निजी क्षेत्र का भी एक बड़ा योगदान साफ तौर से आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। लगभग 20% से भी थोड़ा ज्यादा का योगदान उस पूरे रक्षा उत्पादन में दिखाई पड़ रहा है। एक बात तो ये कि जब निजी क्षेत्र को शामिल किया गया तो कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। दूसरा, स्टार्टअप्स के माध्यम से कैसे देश में एक नया इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है, वो भी हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। ये अभी किस तरीके से आगे ग्रो होता दिखाई पड़ रहा है और क्या एक नए अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यदि अभी हम देखें 4-5 साल पहले, तो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था ये टोटल प्रोडक्शन का 10% था। मुझे याद है अब आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 2018 की इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरेक्शन में कहा था कि इसको डबल करना है, उससे कम मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये चैलेंज इंडस्ट्री ने लिया। किसी भी चीज में 3 पार्टनर होते हैं। सबसे पहला होता है यूजर, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं। उन्होंने कहा कि हम देश में बना हुआ प्रोडक्शन लेंगे, बड़ी खुशी खुशी लेंगे
ये हमारे ऑफिसर्स सोल्जर्स के लिए गर्व की बात है कि हम अपने देश के बने अस्त्र और शस्त्र काम में लेंगे। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो कि बना के देगा। उन्होंने भी चैलेंज लिया कि हम प्रोडक्शन में जो उन्हें चाहिए बनाएंगे। और तीसरा गवर्नमेंट जिसने बोथ मेक इन इंडिया पर फोकस दिया और जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई किया, जिससे कि लाइसेंस लेना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, क्वालिटी अप्रूवल लेना और फाइनली इंस्पेक्शन के बाद सप्लाई करना, हर चीज स्ट्रीमलाइन हुई। ये 3 फैक्टर मिले तो यदि आप देखें 10% से 20% हम पहुंचे हैं पिछले 4-5 साल में जी। तो 10% ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर लाया और उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो। तो वो उन्होंने भी अपना जो 90 था उसको भी आगे बढ़ाया, तो वो भी वहां से 100 गए। तो इस तरह से यदि आप देखें तो दोनों ने ग्रोथ में इक्वल कंट्रीब्यूशन किया और हम लोग 108 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ पहुंच गए। ये बहुत ही अच्छा मापदंड रहा है जी। इस मामले में टारगेट सेटिंग जो थी रक्षा मंत्री जी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो बहुत काम आई। बिल्कुल। सुनील जी, आपको लगता है कि मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं और 21,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट भी दिखा रहा है इन आंकड़ों के नजरिए से। हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआती नंबर हम कह सकते हैं। तो एक तरफ जहां हम अपना इंपोर्ट घटा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ये दोहरे फायदे किस तरीके से न सिर्फ देश की आर्थिकी के लिहाज से बेहतर है बल्कि हमारी खुद की रक्षा क्षमताओं के लिहाज से भी बेहतर है? जरा उस पर आपकी राय समझना चाहते हैं। देखिए, आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो हम जब बाहर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सारी दुनिया में इसकी वैल्यू है। तो हम इसके दो फायदे हैं। एक तो है कि एक्सपोर्ट होगा और दूसरा है कि जो आज भारत का जो छवि है दुनिया में, उसके हिसाब से बाकी देश भी हमारे पास आके जो हमारे विमान है या वेपन्स है या मिसाइल्स है, जो भी है, वो लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि हम मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये तो हम कर रहे हैं। तो और हमारे सरकार से भी हमारे को बहुत ही सपोर्ट है कि हर देश में हम जाके इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। जी। शुक्ला जी, आपको लगता है कि पॉलिसीज का एक बड़ा रोल रहा है बीते लगभग एक दशक में? जहां पे हम खड़े थे 10 साल पहले, आज से वहां पे हम दुनिया के 25 बड़े जो निर्यातक देश हैं उसमें शामिल हो पाए हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं को पूरा करने के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हुई है। ये अपने आप एक मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि बहुत जमीनी अप्रोच के साथ में जो पॉलिसीज में बदलाव किया गया, उसका नतीजा असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप देखिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए 2 फैक्टर चाहिए। पहली बात, जो भी खरीदता है दुनिया में, पहला सवाल पूछता है क्या आपने अपने देश की सेना को ये प्रोडक्ट दिया है। उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यदि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और 5वीं सबसे बड़ी नेवी, यदि वो ये प्रोडक्ट खरीद रही है तो इस टाइम टेस्टेड वो आगे भी खरीदेगा। सुनील जी यहाँ पर हैं, यदि अपनी देश की वायुसेना तेजस खरीदेगी तो फिर दूसरे देशों की वायुसेना भी तेजस पे ध्यान देगी। तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया है, अपने देश के प्रोक्योरमेंट में जब हिस्सा मिलता है कंपनियों को, तो बाहर के लिए उनका एक मापदंड हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रक्षा सेनाएं हैं वो खरीद रही है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स में जो अपने मिशंस हैं, दैट इज एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले डिफेंस अटैचीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती थी कि कैसे अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट सोर्स किया जाए देश के लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे। अब जो है उनका इक्वल फोकस है कि क्या हम कुछ सेल भी कर सकते हैं। वो अपने इंडिया के लिए बात करते हैं। पॉलिसीज मैटर, प्रोसेस मैटर, प्रोसीजर्स मैटर, तीनों जो हैं इस वक्त बहुत अच्छी बात है कि तीनों एक साथ आई हैं। जी। सुनील जी, क्योंकि आप HAL से जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात ये सवाल बनता है कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र हैं या जो PSUs हैं डिफेंस को लेकर, उनके उत्पादों को लेकर दुनिया के तमाम देशों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जो बात शुक्ला जी ने कहा कि साहब
आप जब खुद इस्तेमाल करते हैं और दुनिया देखती है कि साहब आपका भरोसा है, आप इस्तेमाल करके उस भरोसे को आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया का भरोसा भी बढ़ता है। तो क्या HAL या तमाम अन्य PSUs, डिफेंस के जोन, सब ने वो काम करके दिखाया, शायद इसीलिए दुनिया आज भारतीय रक्षा उत्पादों की ओर ज्यादा आकर्षित नजर आ रही है? अब जो बोले, हम रिसेंटली 2 एयरक्राफ्ट डॉर्नियर हम गियाना में सप्लाई किए हैं, और हर एक देश में हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे जो भी एयरक्राफ्ट है, इनके लिए बहुत उत्सुकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा 100% हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है या उसका टेक्नोलॉजी है, उसका डिजाइन है, हमारे कंट्रोल में है। तो काफी देशों में ये इंटरेस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देश से अगर कुछ खरीदते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट हमारे पास जब पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हम इनको उसके लिए मॉडिफाई करके उनके हिसाब से बना के दे सकते हैं। इसलिए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी बेस है, इस पे उनको बहुत इंटरेस्ट है कि हम उनको मदद करेंगे और हमारे ऊपर कुछ दबाव नहीं होगा अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आए। जी, शुक्ला जी, आपको लगता है कि जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो बात डिजाइनिंग से लेकर उसके मैन्युफैक्चरिंग तक, ये जो तमाम फेजेस होते हैं, उन सारे फेजेस में भारत हर फेज में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये भी अपने आप में एक रिमार्केबल एक सिचुएशन है जिसको दुनिया आज देख रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हम लोग जब शुरू किए 8-10 साल पहले, जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई और पब्लिक सेक्टर पहले से था, उस वक्त फोकस था दोनों का कि कैचअप करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन हमारे देश में तब जो होता था वो लाइसेंस पे होता था। थोड़ा हम लोग इंपोर्ट करते थे और फिर इंपोर्ट लाइसेंस लेते थे। ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 10-15 साल पहले। तो पहले तो हमें कैचअप करना था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से हर चीज़ बना सकें। अब जो बात है आगे, वो है अपना R&D बहुत ज़रूरी है, जिस पर सभी ध्यान दे रहे हैं, सभी कंपनियां, चाहे गवर्नमेंट कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, जिससे कि अब हम नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट्स बनाएं। हम लोग कैचअप की जगह अब दूसरों के साथ चलें और आगे निकलें। तो वो स्टेज अब आ चुकी है। हर चीज़ में समय लगता है जब आप शुरू करते हैं, तो अब हम लोग कैचअप कर चुके हैं। अब हम लोग कैचअप से आगे की बात कर रहे हैं कि कैसे हम जहां जहां दुनिया जा रही है, हम साथ चलें, और हो सके तो टेक्नोलॉजी में हम नेक्स्ट जनरेशन पर काम आज ही शुरू कर दें। जब तक दुनिया उस नेक्स्ट जनरेशन पर पहुंचे, हम लोग पहुंच चुके हों। तो R&D जो है, दिस विल बी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जाएगा आने वाले दिनों में। तो देश में काफ़ी नए नए रिसर्च के आइडियाज़ आ रहे हैं। हमारा जो इस वक्त रिसर्च का फ्रेमवर्क है जी, शुरू में केवल DRDO था। अब आप देखेंगे कि कंपनीज, चाहे वो HAL हो, सुनील जी यहाँ बैठे हैं जी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, सभी जो हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी डिजाइन कैपेबिलिटीज पर दे रही हैं, जिससे कि उस एरिया में भी हमें दूसरों पर डिपेंड ना करना पड़े। बिल्कुल, जो बात आपने कही कि नेक्स्ट जेन, जो नई जनरेशन के जो हथियार हैं, साजो सामान है, उसकी महारत हासिल करने के लिए देश एक बेहतर इकोसिस्टम के साथ में, पॉलिसीज के साथ में, एक कमिटेड एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के बीच रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 8 और 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों पर विस्तृत समीक्षा की संभावना है। वहीं रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा को राजनयिक संबंधों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं और लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बावजूद दोनों देशों के संबंध दिन ब दिन प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रूस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में होंगे। इस दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा तथा पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9 July. भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पारंपरिक सैन्य और ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है। रूस ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का आह्वान भी किया। वहीं भारत अपनी रणनीति में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता आया है। India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to $60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे। बीते 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। India and Austria had also signed a comprehensive migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new areas of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. प्रधानमंत्री का रूस और ऑस्ट्रिया दौरा वैश्विक स्तर पर कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ के हालात इस समय बने हुए हैं।
असम पर बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालात थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं। मणिपुर में भी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का वहां पर दौरा भी किया है। देश के अधिकांश राज्यों में तेज बारिश जारी है। वहीं लगातार बारिश के कारण पूर्वोत्तर के विभिन्न इलाकों में हालात अधिक खराब हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य में धुबरी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कछार, नौगांव, मोरीगांव और नलबाड़ी सहित 29 जिलों के 3208 गांव वर्तमान में जलमग्न हैं। इसके अलावा प्रदेश के 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हैं, जबकि 57,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। 698 राहत शिविरों में 39,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बात की। दूसरी तरफ असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मोरीगांव में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रशासन को बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने की। डैम बनने से मैक्सिमम लोगों को तो रिलीफ मिल गया कि इस बाढ़ से वो बच गए, लेकिन फिर भी 250-300 परिवार ऐसे हैं जिनको आज भी इसके कारण से पानी की मार सहन करनी पड़ी। मणिपुर में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इम्फाल घाटी के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लेकिन कंगपोंगपो, सेंकुल और लिंटन जैसी कुछ नदियों में बारिश बंद होने के कारण जल स्तर घट रहा है। हालांकि इम्फाल की कुछ प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया हुआ है। Volume of rainfall was so high. I mean, in Kangpopi area, Senapati area, you know, unfortunately in Senapati area, 2 precious lives lost. बिहार में बाढ़ की चिंता लगातार बढ़ रही है। गंडक और कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 77 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा राज्य में 236 बिजली आपूर्ति योजनाएं और 19 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न इलाकों में बारिश जारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, जबकि तेज बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा भी बालटाल में थोड़ी प्रभावित हो रही है। हालांकि श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। प्रशासन की ओर से यहां व्यवस्था की गई है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 हफ्तों में देश में व्यापक बारिश जारी रहेगी। विशेष रूप से पश्चिमी तट के साथ साथ देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में आज वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं वीरता के लिए 10 कीर्ति चक्र, इनमें 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र सहित जिसमें 7 मरणोपरांत चक्र जो प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार पाने वालों में भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी और जवान शामिल हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदम्य साहस और वीरता के लिए रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के पहले चरण में आज 36 पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में 10 कीर्ति चक्र हैं और 26 शौर्य चक्र शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और के राम मोहन नायडू की उपस्थिति में एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के मुताबिक बीटेक एविएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 40 विद्यार्थियों को एविएशन उद्योग को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से कई लोगों को रोजगार हासिल होगा। पहला बीटेक
एविएशन कोर्स एयरबस के साथ मिलके आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ विशेषता इसमें यह है कि जो 40 बीटेक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनकी कंप्लीट ट्यूशन फीस, रहने की फ़ीस, सारे के सारे खर्चे 1-2.5 लाख रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप के जरिए एयरबस उसकी व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ एयरबस अपने फैक्ट्रीज़ में और अपने ऑपरेशंस में इन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और मेंटोरशिप भी करेंगे। एयरबस साथ ही साथ गतिशक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक चेयर प्रोफेसर भी स्थापित कर रहा है। करीब 15,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस पूरे प्रोसेस में। केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय नागर विमानन उद्योग तेज गति से उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में कुशल कार्यबल तैयार करना भी आवश्यक है। इस दिशा में यह करार कारगर साबित होगा और जल्द ही नागर विमानन क्षेत्र में यात्रियों की संख्या में रेलवे को भी पीछे छोड़ देगा। Civil aviation, if you see, is the most promising sectors of this country. It is the most fastest growing sectors also in the country at the moment. We are carrying 5 lakh passengers every day through our air travel. And pretty soon we'll be closer to railways. I hope we are going to be, airways is going to be the new railways. Under the leadership of Prime Minister Modi ji, from 2014 to now, in this last 10 years, the number of airports have also increased to the tune of 74 to up to almost 157. And under the UDAN scheme, which has been a revolutionary scheme in civil aviation, we have connected the Tier 2, Tier 3 cities, and we have made air travel more accessible to the rural and remote parts of the country also. भारत में एयरबस के अध्यक्ष और एमडी रेमी मेलार्ड ने कहा कि हम भारत के गतिशक्ति मिशन का समर्थन करते हैं। समझौते के तहत एयरबस नागर विमानन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार करेगा, जिसकी मांग दुनिया भर में महसूस की जा रही है। It is a very special day for Airbus today. Just 8 months ago, we signed an MOU with the Gati Shakti University here, in this very room, for a holistic partnership to develop aerospace human capital for India. Today we're back here to deliver on our promise, to walk the talk on developing a vital pillar of any industry ecosystem, skilled manpower. We subscribe to the Government of India's Gati Shakti vision of seamless and efficient connectivity. We're committed to developing India as a global aviation hub. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। वित्त मंत्रालय के बजट टीम के साथ हितधारकों की चर्चा का आज आखिरी दिन था। बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़े अहम इकाइयों ने बजट से संबंधित अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्र बता रहे हैं कि इस बार के बजट की क्या मुख्य प्राथमिकताएं हो सकती हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। साल 2024-25 के बजट से पहले होने वाली बजट पूर्व चर्चा की इस श्रृंखला में वित्त मंत्रालय ने आज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
बुनियादी ढांचे और एनर्जी सेक्टर के जुड़े नुमाइंदों के साथ आज चर्चा की है। वित्त मंत्री और उनकी टीम ने इकोनॉमिस्ट के साथ बात की, कृषि वैज्ञानिकों के साथ बात की, ट्रेड यूनियन के साथ बात की। एमएसएमई सेक्टर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का। हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री का एक बार फिर से फोकस देखने को मिल सकता है। 10 लाख करोड़ रुपए का जो कैपेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन बनाया गया है, जिसमें अगले कुछ सालों में 3 करोड़ नए घर बनाए जाने हैं, प्रधानमंत्री का फोकस स्पष्ट तौर पर उसमें बजट में कुछ नई रियायतों की घोषणा हो सकती है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी में जो निजी निवेश है, प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करे, उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, उसको लेकर के कुछ रियायती की घोषणा वित्त मंत्री कर सकती हैं। ऐसी इंडस्ट्री कैप्टन्स ने उनको रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। अब बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग सेक्टर से जो सिफारिशें आई हैं, जो मांगे आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोकस होगा ग्रोथ को सपोर्ट करने पर, रोजगार को सपोर्ट करने पर। कैमरामैन ललित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। राहुल गांधी के आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस दौरान क्रू लॉबी का दौरा किया और लोगों से भी बातचीत की। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने जिन क्रू मेंबर्स से बातचीत की है वो रेलवे की क्रू लॉबी के नहीं थे, बल्कि बाहर से लाए गए थे। राहुल गांधी जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी में विजिट किया। क्रू कैसे बुक किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, वो उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों से बात की। उनके साथ उनके अपने 7 से 8 कैमरामैन वो लेके आए थे और उन्होंने उस पूरे के पूरा जो वहाँ का प्रोसीजर है उसको शूट किया। लोगों से उन्होंने बातचीत की और उसको भी उन्होंने शूट किया, उसकी भी रील बनाई। वहाँ पे जिन क्रू के साथ उन्होंने बात की, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारी क्रू लॉबी के नहीं थे, बाहर से लाए गए थे या बाहर से आए हुए लोग थे। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अब बात ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली है और लेबर पार्टी इन चुनावों में बड़े बहुमत से विजयी हुई है। कीर स्टारमर अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। स्टारमर ने कहा है कि उनकी सरकार अब ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेगी। इससे पहले ऋषि सुनक ने बर्मिंघम पैलेस पहुंचकर औपचारिक रूप से किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपा। कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त के बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित भी किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उत्साहित लोगों की भारी भीड़। प्रचंड जनादेश मिलने के बाद, राष्ट्र प्रमुख चार्ल्स की तरफ से सरकार गठन का न्योता मिलने के बाद नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ऐतिहासिक इमारत के बाहर के बदलाव के लिए तुरंत काम शुरू करने का भरोसा दिया। स्टारमर ने नई नीतियों का वादा करते हुए कहा कि किसी देश को बदलना स्विच दबाने जैसा नहीं है। हालांकि परिवर्तन अवश्य होगा जो लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा।
परिवर्तन का काम तुरंत शुरू होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम ब्रिटेन का पुनर्निर्माण करेंगे। देश पहले, पार्टी बाद में। हम इसी तरह सेवा करेंगे। ऐतिहासिक चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली लेबर पार्टी के नेता स्टारमर अपनी पत्नी विक्टोरिया स्टारमर के साथ राजमहल पहुंचे। स्टारमर ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग चार्ल्स ने स्टारमर को नई सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। नए प्रधानमंत्री स्टारमर कार्यभार संभालने के लिए डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। उन्होंने प्रचंड जनादेश के लिए देश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चाहे आपने लेबर पार्टी को वोट दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन मेरी सरकार आपकी सेवा करती रहेगी। हर किसी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। बिजली बिलों में कटौती, सबको बिजली जैसे काम तुरंत किए जाएंगे। इससे पहले ऋषि सुनक बकिंगम पैलेस पहुंचे और औपचारिक रूप से किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपा। कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त के बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बीते कई दशकों में पार्टी के सबसे खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट्र से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इस नतीजे से सीख लेने की जरूरत है। काफी कुछ सीखने और देखने के लिए है और मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं। गुरुवार को हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 412 सीटें हासिल की हैं। संसद में बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है और इसके साथ ही 14 साल से देश की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव सरकार का अंत हो गया। अब कीर स्टारमर के सामने मौजूदा चुनौतियों से निमटकर जनता से किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। भारत इस खेलों में 100 से अधिक एथलीट्स का मजबूत दल भेज रहा है। प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलंपिक के हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से आज मुलाकात की और उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। क्या कुछ बातचीत हुई, इस खबर को देखिए आप। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोशिश 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि पेरिस ओलंपिक की सुविधाओं को ऑब्जर्व करें और उन्हें सुझाव दें। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। तो हमारी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफ़ी चल रहा है। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि वे इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती हैं। फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वे ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में
मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में एक ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया, तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकाहत जरीन ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ। स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग ले रही प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से, तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। तीरंदाज दीपिका कुमारी चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, जिनमें नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।